दोस्तों, ये आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो पहले लाइव हो चुका है। तो अगर जिन भी दर्शकों ने इस वीडियो को जब ये लाइव हो रहा था तब देखा था, तो ये उनके लिए नहीं है, ये उन दर्शकों के लिए है जो उस कार्यक्रम को देखना चूक गए हैं। तो यूट्यूब का भी कहना है कि अगर वीडियो सेक्शन में अगर आप डालें तो उसके नोटिफिकेशंस जो हैं थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो दर्शकों को मिलते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य से इसको हम फिर से डाल रहे हैं वीडियो सेक्शन में। व्यूज बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जिन लोगों ने इसको देखा हुआ है, ये उनके लिए नहीं है। चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन मूलतः ये वीडियो हम फिर से इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि जो लोग चूक गए हैं उन तक वो नोटिफिकेशन अगर पहुंचते हैं और वो अगर इसको देख पाते हैं तो वो देख सके। यही ये कारण है। तो आप इसको देखें। अनिल अंबानी की जो आरकॉम कंपनी है, उनका जो जो लोन अकाउंट है वो फ्रॉड घोषित किया गया है। और वो ये देश में ऐसा हालत है कि अगर छोटी मोटी लोन जो होती है वो नहीं चुका पाने के कारण बहुत से परिवार पूरे एक साथ में सुसाइड कर रहे हैं। बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। 2 दिन पहले ललित मोदी और विजय माल्या जो भाग गए यहाँ से बहुत बड़ा फ्रॉड करके, उनकी वीडियो आई थी सामने की जिसमें वो बहुत मजे से वहां पे पार्टी कर रहे हैं। ये वीडियो ने कहा कि ये इसको हम फ्रॉड के तौर पे क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि आपने जब पैसा लिया है तो आपको कंपनी के लिए यूज करना था। रिलायंस आरकॉम की जो अनिल अंबानी की लीगल टीम है, उन्होंने कहा है कि इस मामले को हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। गुजरात से निकले बिजनेसमैन है, इनकी एक तरीके से इनकी न्यूज को हर कोई फॉलो करता है। और वो जो धन्ना सेठ के बारे में हमेशा प्रधानमंत्री बोलते रहे, तो वो उन धन्ना सेठों में भी आते हैं। बिहार के कुछ नेताओं की भी निकटता रही है। बिहार यूपी के नेताओं की निकटता अनिल अंबानी के साथ बहुत रही है। नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। अभी जो बात कर रहे हैं वो है अनिल अंबानी के बारे में। जो आपने थंब में भी देखा होगा कि अनिल अंबानी की जो आरकॉम कंपनी है, उनका जो जो लोन अकाउंट है वो फ्रॉड घोषित किया गया है। और वो 31,580 करोड़ रुपए का लोन उनको मिला था। और ये अभी पूरे देश में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। अब ये देश में ऐसा हालत है कि अगर छोटी मोटी लोन जो होती है वो नहीं चुका पाने के कारण बहुत से परिवार पूरे एक साथ में सुसाइड कर रहे हैं। बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। पर जो ये हमारे बहुत ही बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अपनी मौज मस्ती में है, करोड़ों की लोन लेते हैं, फिर वो सब सेटिंग होता है और बहुत ज्यादा दूर तक जाते हैं पर कुछ होता नहीं है। जैसे अभी 2 दिन पहले ललित मोदी और विजय माल्या जो भाग गए यहाँ से बहुत बड़ा फ्रॉड करके, उनकी वीडियो आई थी सामने की जिसमें वो बहुत मजे से वहां पे पार्टी कर रहे हैं। तो ये जो अभी जो अनिल अंबानी का जो मामला सामने आया है, एसबीआई ने जिस प्रकार उनका जो लोन अकाउंट फ्रॉड घोषित किया है, तो इस विषय पर बात करने के लिए मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं हिमांशु भाई को। हिमांशु भाई नमस्कार। नमस्कार द मयूर जानी ऑफिशियल के दर्शकों को, आपको, जो कोई भी ये शो देख रहा है, सभी को नमस्कार। तो हिमांशु भाई, ये जो पूरा मामला है आरकॉम का, उस पर आप पूरा डिटेल में, जो भी हमारे जो दर्शक है वो समझ पाए कि ये कब से शुरू हुआ और इसमें क्या क्या अभी तक ये मामला क्यों यहाँ तक पहुंचा, इस पर आप विस्तार से बताइए। जी हिमांशु जी। जी बिल्कुल। इसकी जो पूरी टाइमलाइन है वो मैं टाइमलाइन आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि ये जो पूरी टाइमलाइन है वो कैसे हुई है। 2019 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी कि आईबीसी, जो भारत की एक तरीके की जो लीगल प्रोसेस है, कोई भी कंपनी या कोई इंसान अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकता है, नादार घोषित कर सकता है। उसके तहत ये आरकॉम जो कंपनी है, रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी की जो उसकी लीडरशिप के नीचे ये कंपनी चल रही थी, उसने कहा कि वो 31,580 करोड़ रुपए का कर्ज चुका नहीं पाए। तो उसके चलते 2020 में जब ये बात आई तो एक ऑडिट जांच समिति बैठानी जरूरी हो गई कि क्यों ये नहीं चुका पा रहे, कहां पे पैसा गया, कैसे क्या खर्च किया गया, इतना पैसा
31,580 करोड़ जो बैंकों से आपने लोन लिया है, ऋण लिया है, वो आप नहीं चुका पा रहे। आज मान लीजिए आप एक ईएमआई नहीं भरते, 2 नहीं भरते, 3 नहीं भरते, तो आ जाते हैं रिकवरी वाले, क्रेडिट कार्ड के मामले में आपके घर पे हल्ला मचाते हैं, ये सब करते हैं। इसमें मामला था 31,580 करोड़ का, तो उसका ऑडिट होना जरूरी था कि ये पैसा गया कहाँ आखिर। तो जब ये चीजें ऑडिट करना शुरू किया है, एक बीडीओ करके एक फर्म है, बीडीओ जो है वो एक इंटरनेशनल संस्था है, उसकी जो इंडिया में बीडीओ इंडिया एलएलपी, वो प्रोफेशनल सर्विसेज कंडक्ट करती हुई एक फर्म है। उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट इसका हाथ किया। उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स जो भी है वो स्टडी करना पड़ेगा, और बीडीओ कोई मतलब ऐसी कोई चलती फिरती दुकान नहीं है कि कल को शटर खोल दिया और परसों शटर गिरा दिया। ये अंतरराष्ट्रीय जो अकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म्स है उसके नेटवर्क के मेंबर है, तो ये बहुत ही बड़ा नाम है। तो जो ऑडिट हुआ उसमें उन्होंने कवर जो बातें सामने आई उनके ऑडिट में ये था कि करीबन 31,580 करोड़ जो आरकॉम कह रहा है ऋण के तौर पे लिया है, नहीं दे पाएगा वापस, उसका कुछ 12,692 करोड़, यानी कि 41% ऑफ द अमाउंट वो जो पे नहीं कर पाएंगे, वो कनेक्टेड पार्टीज को उन्होंने दे दिया है। डाइवर्जन है फंड का एक तरीके का। तो इसके चलते एसबीआई की जो जहां से पैसा लिया गया था उसको उन्होंने एज अ, ये बीडीओ ने कहा कि ये इसको हम फ्रॉड के तौर पे क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि आपने जब पैसा लिया है तो आपको कंपनी के लिए यूज करना था, अपना धंधा बढ़ाने के लिए यूज करना था, आपको वो पैसा वापस करना था, और यहाँ पे आप बोल रहे 31,580 करोड़ आप दे नहीं पाएंगे, और उसमें से 41% आपने कनेक्टेड पार्टीज को ट्रांसफर किया है, फंड का डाइवर्जन किया है। तो कहां पे ये डाइवर्जन हुआ, इसके बारे में तहकीकात इन फर्म्स ने की और कहा कि ये एक तरीके का फ्रॉड है। अब उसमें कैनरा बैंक का कुछ, देना बैंक का कुछ 250 करोड़ का भी फ्रॉड सामने आया था कि देना बैंक से जो 250 करोड़ का जो लोन लिया था उसका भी मिसयूज सामने आया था। उसके अलावा कैनरा बैंक से लो, तो जितने बैंक से लोन लिए थे इन सब का मामला सामने आया, और उसके चलते अगर ये पूरी टाइमलाइन हम स्टडी करें तो 2023-24 में एसबीआई ने इसकी प्रोसेस भी इनिशिएट की थी, लेकिन अनिल अंबानी की लीगल टीम का कहना है कि हमने एसबीआई के अधिकारियों से मिलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन एसबीआई के अधिकारी हमको मिल नहीं रहे, क्योंकि एसबीआई के अधिकारी भी समझ चुके थे कि ये फ्रॉड का मामला है, तो मिलने का कोई फायदा नहीं, आप पैसा दीजिए। मुझे लगता है यही स्टैंड रहा होगा एसबीआई का। कैनरा बैंक ने जिस तरीके से यहाँ पे उनके लोन अकाउंट को भी फ्रॉड के तौर पे वो किया गया था, तो वो चैलेंज किया गया था एंड उसको सस्पेंड भी कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 में। अब एसबीआई का फ्रॉड का मामला जून 23, 2025 को उसकी जो फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमिटी हो एसबीआई की, उन्होंने फॉर्मली इसको क्लासिफाई किया इस लोन अकाउंट को एज अ फ्रॉड, और कहा है कि ये वायलेशन है एक तरीके से लोन टर्म्स का, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स भी किया गया है इसमें एंड फंड डाइवर्जन भी। तो कमिटी ने डिसाइड किया कि ये बात रिपोर्ट की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अनिल अंबानी के नाम के साथ, और जब ये मतलब उस तरीके से हो जाएगा तो करीबन अगले 5 साल के लिए अनिल अंबानी शायद बैंक से ऋण ना उठा सके, भारतीय बैंकों से, या फिर इंटरनेशनली भी हो सकता है। आरबीआई को जब ये बात जाएगी, आरबीआई से फ्लैग होगा, तो इंटरनेशनली भी शायद नहीं उठा पाए। तो ये जो फ्रॉड का जैसे ही ये मामला आया कि इसके बैंक लोन को फ्रॉड के तौर पे क्लासिफाई किया गया एसबीआई, तो आज जो रिलायंस के शेयर्स है, खास करके रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, उसके शेयर्स में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली है, करीबन 5% के आसपास। उसके अलावा जब हम सोशल मीडिया स्कैन करते हैं तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारी बातें आई गई है। उसमें लिखा गया है कि किस तरीके से 47,000 करोड़ रुपीस का लोन माफ किया गया है। तो इन सब मुद्दों को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत ही आसानी से ये लोग इस चीज को मतलब खारिज कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर छोटा सा एक अमाउंट भी बाकी रहा हो तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा 31,550 करोड़ 580 करोड़ कंपनी भी बंद हो चुकी है, कंपनी का कोई अता पता नहीं है, ये मामला है। और रिलायंस आरकॉम की जो अनिल अंबानी की लीगल टीम है, उन्होंने कहा है कि इस मामले को हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो कोर्ट में आने वाले दिनों में
क्या लड़ाई होती है, एसबीआई के वकील अपनी दलील किस तरीके से रखते हैं, रिलायंस के वकील अपनी दलील किस तरीके से रखते हैं, बीडीओ के रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आई है, मुझे लगता है ये सब बातें सामने बिल्कुल आएगी और तब जाके हमको पता चलेगा कि इसमें असलियत में खेल क्या हुआ है। 41% फंड कहाँ पे डाइवर्ट किया गया था, कौन सी शेल कंपनीज में डाइवर्ट किया गया, किसी को दिया गया था। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, करप्शन करने वाले भी ये बोलते हैं कि हमने ये पैसा चेक से लिया, मतलब वो बोलते हैं कि कमीशन था, चेक से लिया है, हमने टैक्स भर दिया है। तो करप्शन को एक तरीके से लीगलाइज कर दिया है। तो इसमें क्या चीजें आई, मुझे लगता है ये देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और तब जाके हम कोई बात कर पाएंगे कि ये धांधली का मामला था, इंटेंशन नहीं था पैसा देने का, क्या था, एसबीआई किस तरीके से उनके वकील अपनी जो दलीलें वो पेश करते हैं। तो आई थिंक जिस तरीके से मामला गया है, हेयरकट लिया गया है, तो 450 करोड़ में कुछ 47,000 करोड़ का लोन सेटल कर दिया गया है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोर्ट में किस तरीके से कोर्ट रूम ड्रामा में कन्वर्ट होता है, उसके ऊपर पूरी बात आके खड़ी रहेगी मेहुल। और आज हमने ये मुद्दा उठा ही लिया है, तो जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स आएंगे हम बिल्कुल इसके ऊपर बात करते रहेंगे, क्योंकि हमको बात करनी पड़ेगी। ये गुजरात से निकले बिजनेसमैन है, इनकी एक तरीके से इनकी न्यूज को हर कोई फॉलो करता है और वो जो धन्ना सेठ के बारे में हमेशा प्रधानमंत्री बोलते रहे, तो वो उन धन्ना सेठों में भी आते हैं। तो नेशनली जी भी ये मामला है और इनका जिस तरीके से कनेक्ट रहा है इंटरनेशनली दसोल्ट को लेकर या जो भी, तो इंटरनेशनली भी ये खबर इतनी ही इंपॉर्टेंट। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये, तो मैंने एक मोटे मोटे तौर पे ये पूरी बात आपको कह दी कि जी जी। 31,580 करोड़। हिमांशु भाई, इसी बात पे आपने दसोल का नाम लिया, तो ये अभी जी क्योंकि वैसे तो जो अनिल अंबानी है वो पिछले 4-5 साल से बहुत दिखते नहीं थे, पर ये दसोल्त वाला जो मामला आया था उसमें उनको भी ये बहुत अच्छा सा एविएशन का जो पूरा तकरीबन 2028 तक 2000 बिजनेस जेट्स का जो वो उत्पादन करने वाले हैं, फैल्कन 2000। तो ये जो पूरा उनकी साझेदारी किस तरह से हुई, अगर उनके पास ऐसा कोई उनका जो अनुभव होना चाहिए, अगर किसी को कुछ भी एक पंचर की भी दुकान खोलनी हो तो उसको पता तो होना चाहिए कि किस तरह से पंचर बनाया जाता है। तो ये रिलायंस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो कंपनी है वो इतने एरोनॉटिक्स में इतना उन्होंने क्या कर लिया है वो पता नहीं है। तो आपके पास अगर कोई माहिती हो कि जानकारी ऐसी हो कि उसकी वजह से ये इनको ये काम दिया गया है या तो इनको मिला है। नहीं, ये मतलब ऐसा हो गया है कि आपके शहर वडोदरा में अगर आपको पता हो तो जो वो जो वीज असिस्टेंट की नौकरी के लिए कुछ 1200 लोग आए थे। फिर उनको बोला गया कि आप खंभे पे चढ़िए, फिर बोला कि हाथ से टच कीजिए, फिर बोला नाक से टच कीजिए और बोले कि फिजिकल में सबको फेल कर दिया है। तो यहाँ पे आप मतलब नाक से टच करवाते हैं, हाथ से टच करवाते हैं, पैर से टच करवाते हैं और बोलते हैं कि नौकरी नहीं है। और यहाँ पे एक बंदे को जिसके पास शायद खिलौने का प्लेन भी रिपेयर करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसको आप अपने जो फाइटर जेट है उसका सीधा का सीधा ऑफसेट पार्टनर बना देते हैं। तो क्लियरली ये खेल दिख रहा है और ये थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात आ रही है, ये कहाँ पे पैसा गया है, ये सब चीजें। आरकॉम यानी का अगर अगर आरकॉम का थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस का मामला है तो मेहुल मेरा क्लियरली ये मामला है कि मेरा मानना ये है कि ये मामला अभी क्यों खड़ा हुआ है, ये समझना पड़ेगा। इलेक्शंस का माहौल देखिए, बिहार वगैरह में जिस तरीके का इलेक्शंस का माहौल है, तो इसमें धीरे धीरे बातें ये आएगी कि ये पैसा 2G स्कैम के दरमियान किन किन को दिया गया था। 2G स्कैम के दरमियान आपको पता है यूपीए की सरकार। तो क्लियरली मुझे लगता है ये पूरा खेल इसलिए किया गया, वरना ये आपके फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट है। आपको इन्होंने दसोल्ट में ऑफसेट पार्टनर बनाने के लिए वहां के जो मीडिया है उन्होंने भी लिखा था कि वहां के जो मतलब फ्रांसिस्को होलेंड थे, उन्होंने कहा था कि हमारे को कोई चॉइस नहीं दी गई थी, कहा था कि इन्हीं के साथ आप ऑफसेट पार्टनरशिप कीजिए, यही ऑफसेट पार्टनर है। फिर दसोल का स्टेटमेंट आया कि ये तो हमारे बीच और कंपनियों के बीच हुआ है, इसमें भारत सरकार का भी कोई लेना देना नहीं है, फ्रेंच सरकार का भी कोई लेना देना नहीं है। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया क्योंकि विपक्ष ने हल्ला मचा दिया था कि जिनके पास इसका कोई जानकारी नहीं है उसको आप ऐसा ऑफसेट पार्टनर कैसे बना सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को निकाल के आप इसको ऑफसेट पार्टनर बना रहे। तो क्लियरली ये मामला ऐसा हो चुका था, तूर पकड़ चुका था, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हमको कोई रॉन्ग डूइंग्स या रॉन्ग फाइंडिंग्स नहीं मिलते हैं। ये ऑफसेट पार्टनरशिप लेके काम चलाने के लिए
अनिल अंबानी के सामने जो वहां की फ्रांस की जो ऑडिट कमेटी थी, वहां की जो इकोनॉमिक बॉडी थी, उनका कुछ पैसा निकलता था, क्योंकि उन्होंने वो पैसा फंड डाइवर्ट किया था इन कंपनियों के जरिए, एटलांटिक जो रिलायंस एटलांटिक करके थी, रिलायंस फ्लैग एटलांटिक, उसमें तो उसका जो टैक्स पे करना था उनको 143 पॉइंट सम मिलियन यूरोस, वो भी ऑफसेट कर दिया गया था। बाद में एक फिल्म बनाने का कुछ एक वो मिला था, जो हॉलैंड के एक पार्टनर थे। तो ये सब मामले सामने, और बाद में हमने देखा कि मैक्रोन जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट बन गए। तो एक इकोनॉमी की यूनिट में जुड़ा बंदा फ्रांस का प्रेसिडेंट बन जाता है, दसोल का डील थ्रू हो जाता है, फाल्कन मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, ये सब बातें आती है। तो क्लियरली मुझे ये लग रहा है कि अनिल अंबानी को, किसी को लग रहा होगा कि अनिल अंबानी को फंसाने की बात है, लेकिन आज इतने सालों के बाद ये मामला क्यों मीडिया की हेडलाइंस बन रहा है? ये इसलिए मीडिया की हेडलाइंस बन रहा है कि ये जो 12,000 प्लस करोड़ जो भी है 41% फंड, उसमें से किस किस को पे किया गया था, जब ये लीगली लिया गया है, मतलब थर्ड पार्टी फंड या किसी शेल कंपनी के जरिए जो भी है, तो उसकी परतें खोली जाएगी, कोर्ट रूम में इसकी जो चर्चाएं होगी, उसकी बातें आएगी, वो वापस हेडलाइन बनेगी, और आने वाले इलेक्शंस में वो एक निगोशिएटिंग पॉइंट बन सकता है बिहार के इलेक्शंस में या उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखने जाए तो लालू प्रसाद यादव, आई मीन उनकी भी एक बहुत निकटता रही है अनिल अंबानी के साथ, बिहार के कुछ नेताओं की भी निकटता रही है, बिहार यूपी के नेताओं की निकटता अनिल अंबानी के साथ बहुत रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हो, अमर सिंह हो, इन सबके साथ निकटता रहे, अमिताभ बच्चन, इनका तो कहा जाता था ना, सुब्रतो रॉय सहारा, अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, ये सब मतलब एक पांच पांडव कहा जाता था उन्हें वहां पे, तो उनका तो रहा है। तो ये सब चीजें और ये सब मामले जब सामने आ रहे हैं, तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि अनिल अंबानी के ऊपर शिकंजा नहीं है। अनिल अच्छा। अंबानी ने जो भी किया है, जो भी किया कराया, जो भी है, वो सब चीजें अभी बाहर आएगी। तो मुझे लगता है ये ऐसे, जिसको बोलते हैं ना, राजनीति में एक डायलॉग था जो मनोज वाजपेयी बोलते हैं कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, उनको जिंदा रखा जाता है। वो ऐसा जिंदा मुर्दा है, जब चाहे तब निकालेंगे, तब जाके नेता गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे कि ये बंद कीजिए, इसमें हमारा भी नाम आ रहा है, हमको प्रॉब्लम होगी, तब जाके कुछ सीट शेयरिंग को लेके या जो भी करना है कि यहाँ पे आप कौन से कैंडिडेट को बिठाएंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें आएगी। तो मुझे नहीं लगता ये मामला इतना दूर पकड़ेगा, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली अनिल अंबानी की टीम बोल रही है कि हम इसको लीगली चैलेंज करेंगे। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 2G मामले में जब अनिल अंबानी को सीबीआई ने बुलाया था, तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है। आज बोल रहे 31,580 करोड़ माफ कीजिए, तो उनको ये याद है 31,580 करोड़ माफ करवाने का, उनको वो याद नहीं था। क्या मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक को, और सत्ता में बैठे लोग सब मिलके। तो मतलब, एंड दूसरा ये कहा जाता है, अनिल अंबानी जो अंबानी ग्रुप है, उसमें अनिल अंबानी को एक फाइनेंशियल जगलर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एग्जीक्यूशन के मामले में मुकेश अंबानी, और फाइनेंशियल जो भी डिसीजंस लेना है उसके मामले में अनिल अंबानी। तो ये क्लियरली एक फाइनेंशियल जगलरी है। 31,580 करोड़ आरकॉम, वही कंपनी जिसका 2G स्कैम में मामला था, उसमें आप बोल रहे हैं मुझे कुछ याद नहीं है, और यहाँ पे आप बोल रहे हैं 31,580 करोड़ आप माफ कर दीजिए। तो ये क्लियरली फाइनेंशियल जगलरी का मामला है, कुछ है नहीं। और ये एक ऐसा मुर्दा है जिसको जिंदा रखा गया है, ताकि जब चुनाव आए तो ऐसी खबरें उछलेगी। आपको तो पता है गोदी मीडिया ऐसी खबरें कैसे उछालता है। हाँ, वरना तो अगर आती ही नहीं अगर है। मान लीजिए ऐसे नजदीक के उद्योगपति है, तो ऐसे नजदीक के उद्योगपतियों की बहुत खबर है, क्यों नहीं उछलती उनकी खबर? इनकी खबर क्यों उछल रही है? तो क्लियरली ये एक जिंदा मुर्दा रखा गया है, जिसको गाड़ा नहीं गया है। इस मुर्दे को जिंदा रखा जाएगा। पैसा ना हो इंसान के पास तो इंसान जिएगा कैसे? यहाँ पे ये बोल रहे थे कि इन्होंने अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं है। तो क्लियरली एक ऐसा, अनिल अंबानी एक ऐसा एसेट है इस सरकार के लिए कि जब चाहे जो भी रॉन्ग डूइंग्स की है। क्योंकि एक बात आती थी हमेशा कि एक वक्त था कि दिल्ली में अनिल अंबानी का जेट दोपहर तक पार्क हो जाता था, शुक्रवार को, प्राइवेट जेट, और बहुत शानदार पार्टियां होती थी, शराब शबाब कबाब की, सब शांग्रीला में, ताज में, आईटीसी में, सब वहां पे अधिकारी, मंत्री, संतरी, तंत्री सब आपको देखने को मिलेगा। हमारे मीडिया वाले भी जाते थे, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। टोनी यसुदास करके उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस का हेड करते थे वहां पे दिल्ली में, अभी वो रहे नहीं। अगर आपके पास बैठे हो टोनी यसुदास, तो आपको लगे भी नहीं कि ये बंदा अनिल अंबानी का पूरा साम्राज्य देखता है दिल्ली में। तो टोनी यसुदास वाज वेरी स्ट्रांगली पेनिट्रेटेड सब जगह पे,
और ये सब मामले थे। तो क्लियरली इस मुर्दे को जिंदा रखा गया है कि भाई ठीक है, आप नहीं करना है धंधा मत कीजिए, आप हमारे साथ ये पॉलिटिक्स का खेल कीजिए जो आप मुलायम वगैरह के साथ खेलते थे, वहां की क्या डिटेल दे दीजिए हमको, तो हम आपका ये सब ऋण विण माफ कर देंगे। कुछ हुआ होगा सेटलमेंट, हमको क्या पता है। हो सकता है। लेकिन बिना पैसे के इंसान जी नहीं सकता है, जिसको बीवी के गहने बेचने पड़े, उसकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आया है। तो क्लियरली उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, मुर्दा जिंदा रखा गया है जब तक इसका। पर मुझे लगता है इस मुर्दे के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर वक्त निकालता रहता है, उगलता रहता है। उसको लगता है कि उसको जिंदा रहना है तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन वो निकलेगा उगलेगा, तब जाके ये पूरा खेल होगा। और इसका जो इसके टेंटेकल्स है ना पूरी, क्योंकि देखिए क्या था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बहुत क्लियर था, रिलायंस ग्रुप का एक क्लियर था कि उन्होंने हमेशा ब्यूरोक्रेट्स को कब्जे में रखा, ताकि वो जो पॉलिसी मेकिंग पे जो बात होती है, जो भी होती है, वो ब्यूरोक्रेट्स करते थे, तो ब्यूरोक्रेट्स को बहुत संभाल के रखते थे। इन्होंने पूरे भारत में सरकार किसी की भी हो, वो जो ब्यूरोक्रेट्स थे ना, जो अधिकारी, उनको पूरा मतलब संभाल के रखा है। उनके बेटे बेटियों को एजुकेशन करवाना, फॉरेन ये वो, कोई अगर ऐसी साइड पोस्टिंग पे तो उनका बहुत ख्याल रखते थे, ज्यादा ख्याल रखते थे अगर पनिशमेंट पोस्टिंग पे हो, ताकि वो जब अच्छी पोस्टिंग पाए तो सबसे पहले इनके साथ वफादारी हो। तो इनके पास हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहेगी जो शायद सरकार के पास नहीं, या सत्ता में बैठे लोगों के पास नहीं होगी। और ये इंफॉर्मेशन यहां से आती है, इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है उसका खेल होता होगा, हमने देखा है फिल्मों में बहुत सारी। तो इसलिए इस मुर्दे को जिंदा रखा गया। इसमें कुछ खबर ज्यादा आने की मुझे संभावना नहीं है। कोर्ट में जो भी मामला आएगा हम रिपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन इतने साल के बाद ये मामला क्यों आया, इतने साल के बाद आप इसको फ्रॉड लोन के तरीके से क्यों डालते, तो क्लियर है कि इसमें जो पैसा 41% जो डाइवर्जन हुआ है, जो भी हुआ है, वो बिल्कुल खुद के लिए किया होगा थोड़ा बहुत, बाकी तो किसी को दिया ही है धंधे में सस्टेन करने के लिए। तो तब सत्ता में कौन लोग थे ये समझना पड़ेगा, और तब ये लोग थे, तो ये मामला क्लियरली उस दिशा में जा रहा है। उनकी उनका गला दबोचना है, कि उनका गला दबोच के राजनीति खेलनी है हाल में बैठे लोगों को, कि उनका गला दबोचिए, अनिल अंबानी के जरिए जो इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए एज अ निगोशिएटिंग पॉइंट, और निगोशिएटिंग पॉइंट बन के सामने वाले का गला दबाई, और बाद में कहिए कि देखिए पब्लिक हमको चाहती है। भारत की पब्लिक का जमीर इतना नहीं मर चुका है कि आपका कोई नेता सड़क पे किसी स्त्री के साथ खुले में संभोग किया करेगा और भारत की जनता आपको वोट देगी। तो आप ये खेल एक तरीके से अगर देखने जाए तो वो जो क्लब में गुंडे मवाली जो खेलते हैं ना, एक दूसरे की जान के वो जो निगोशिएट करते हैं, वो उस लेवल का खेल आप खेल रहे हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे, ये बहुत क्लियर बात। और बीच में एक बिचौलिया है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, जिसको ये लोग खबरी बोलते हैं, तो ये खबरी है इनका, समझे आप? ये खबरी इंफॉर्मेशन देता रहता है और इंफॉर्मेशन के बेस पे निगोशिएट करके बाद में मतलब इतनी सीट लाए, प्रजा हमको चाहती है। नहीं, उनके पास तो मशीन आपके नेता खुली सड़कों पे स्त्रियों के साथ संभोग कर रहे हैं, आपको कोई वोट नहीं देगा। भारत की प्रजा का जमीर इतना मर नहीं चुका है कि आपको वोट देगा। और जब आपका नेता ही आपके कंट्रोल में नहीं, तो बाकी की चीजें क्या आपके कंट्रोल में होगी? बहुत क्लियर बात। तो ये भूल जाइए कि कोई नेता लोकप्रिय है उसके लिए हो रहा है। आप ये खेल क्लियरली मैनिपुलेशन के तौर पे ही कर रहे हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। कोई लोकप्रियता नहीं है आपकी भाई साहब। भारत की प्रजा का जमीर इतना मर नहीं चुका है कि आपके जैसे नेताओं को, चरित्रहीन नेताओं को, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनका करप्शन का मामला आता है, आपने आते कहा था 15 लाख आएगा बैंक में, पता है जुमला था, नहीं आएगा, लेकिन 45 लाख हो गया, 30 लाख चला गया। तो करप्शन आपके राज्य में खुले तौर पे हो रहा है, और उस करप्शन को आप यूज करते हैं कि किसने किया है उसको दबाइए, पॉलिटिकली उसमें से ब्राउनी पॉइंट स्कोर कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सत्ता में बैठे लोगों को ये पता है कि केओस कहां पे ट्रिगर करना है, उस केओस का कंट्रोल भी उनके पास होता है, उस कंट्रोल्ड केओस से सोशियो इको पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे लेना है ये भी इनको पता है। तो ये जो केओस ट्रिगर किया गया है आज कि बैड लोन इतने दिनों के बाद दिखी, आप उसी दिन दिख जानी चाहिए। एसबीआई के उन अधिकारियों को पकड़िए, क्या कर रहे थे जब आप लोन दे रहे थे? तो आपको ये पता नहीं था कि आप लोन दे रहे, तो उसका हिसाब किताब आप नहीं लेते थे? उसका हफ्ता टाइम पे नहीं आता तो आप पूछते नहीं थे कि भाई क्यों नहीं आ रहा है इसका हफ्ता टाइम पे, इतनी बड़ी लोन का?
और मुझे लगता हाँ, है तो- ये जो, और मुझे लगता है, मुझे यहां तक भी लगता है कि ये अगर बैड लोन में मान लीजिए इसको अगर एनपीए में डालते हैं तो वो एनपीए का रेशियो के अंदर होगा, क्योंकि एसबीआई का जो कासा का जो भी टर्नओवर है या जिस तरीके से, तो उसमें ये 3% के आसपास, उसके नीचे शायद एनपीए होगा, तो जब बहुत हल्ला होगा तो बोलेंगे तो एनपीए के नीचे है, ठीक है, गया, बात खत्म। तो ये मामला है, वेट एंड वॉच कीजिए क्या हो रहा है, देखिए। तो हिमांशु भाई, आपने बहुत ही विस्तृत में ये पूरा जो मामला है आपने समझाया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं हमारे जो दर्शक है उनसे भी विनती करूंगा कि अगर आपके पास भी इस विषय पर कुछ कहने जैसी बात हो तो कमेंट करके बताइए। हमारा जो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मजे कीजिए। भारत माता की जय।